साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो के अंदर अपने 950 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे। अब 951 से अपने शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी और अगस्त सितंबर तक आपका जो सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम है वो होना संभावित है। लगभग इस समय काल के अंदर हो सकता है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी। और शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो 951 नंबर क्वेश्चन से कि पोलो है खेल है उसका उद्भव किस देश को मानते हैं। तो पोलो खेल के बारे में अपने क्यों पढ़ रहे हैं, ये कल जो अपने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी मृत्यु होती है चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पोलो के बारे में अपने पढ़ रहे हैं कि पोलो खेल है वो किस देश से संबंधित है, कहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है। चीन, ईरान, भारत या फिर मंगोलिया। तो कहाँ से मानी जाती है इनकी शुरुआत? तो भारत से मानी जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहे थे और उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वो भारत। तो पोलो को भारत में क्या बोलते थे? चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत भी इसी खेल को खेलते हुए हुई थी। यह घुड़सवार खेल है। इसके बाद में मंगोलों और अंग्रेजों ने इस खेल को अपनाया था। आज भी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें ये खेल बेहद ही लोकप्रिय है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐबक का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? मकबरा कहाँ है ऐबक का? तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं। दिल्ली, अजमेर, लाहौर, मुल्तान। तो इन्होंने डायरेक्ट अगर देखें तो दिल्ली के अंदर शासन नहीं किया था, इन्होंने लाहौर से शासन चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक से। और जब पोलो खेल रहे थे लाहौर के अंदर ही खेल रहे थे, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका मकबरा भी लाहौर के अंदर ही बनता है। इख्तियार भी कहाँ थे ये? मोहम्मद गौरी के जब गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो इख्तियार थे कहाँ के? लाहौर के थे। यानी वो जो एरिया था वहीं के थे वो, और वहीं से वो शासन शुरू करते हैं। तो लाहौर इसका सही उत्तर होगा। ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई, मकबरा भी वहीं है, और लाहौर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। मकबरा सादगी से बना है, पर्यटक इसे देखने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐबक के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था। ऐबक के बाद में गद्दी पर कौन बैठे थे? तो सबसे पहले 1206 के अंदर कौन बैठते हैं? ऐबक। 1210 में उनकी मृत्यु होती है। उनके बाद में कौन बैठा? इल्तुतमिश, आराम सा, बलबन या फिर रजिया। तो कौन बैठा था? इल्तुतमिश इनके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, लेकिन ये गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐबक के बाद में तुरंत बाद में गद्दी पर बैठते हैं आराम सा। कौन बैठते हैं? आराम सा। तो फैक्ट देख लेते हैं। आराम सा ऐबक का बेटा माना जाता है कि आराम सा जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। उनका शासनकाल बेहद अल्पकालिक था, बहुत थोड़े समय के लिए था। उसे दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया था और जल्द ही इल्तुतमिश ने उसे हरा दिया। आराम सा कमजोर शासक था। बाद में कौन शासक बनता है? इल्तुतमिश, जो लंबे समय तक शासन करता है। आराम शाह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन, रजिया, सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर यालदोज। तो कौन बैठा था गद्दी पर? तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया था। इसे जट का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जट का युद्ध। इसके बाद उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और वह दास वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। देखो, ये जो लाइन है ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखनी है आपको कि गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश जो अपने पढ़ते आ रहे थे, उसका अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको इल्तुतमिश बताना है। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे या दिल्ली सल्तनत का शुरुआत की उसकी शुरुआत है वो किसने की थी, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको इल्तुतमिश बताना है। उसने सल्तनत को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? तो कौन था वास्तविक? ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो ऐबक पहले शासक जरूर हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या है, लाहौर पर बैठे बैठे राज किया था। इन्होंने थोड़ा विस्तार करने का प्रयास किया था। जो वास्तविक शासन है दिल्ली सल्तनत पर जो करता है गुलाम वंश का, तो वो इल्तुतमिश थे। आराम शाह का शासनकाल है वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए रहा था। तो
इल्तुतमिश इसका सही उत्तर होगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऐबक ने नींव रखी, पर इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संगठित किया। उसने सिक्के जारी किए, राजधानी दिल्ली बनाई, चंगेज खां से संबंध बनाए रखा। चंगेज खां मंगोलिया से संबंधित था और यह ऐबक का दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? अच्छा, ऐबक के समय काल के अंदर राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। दिल्ली जो है उसको दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन बनाता है? तो ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। पहले ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश ने दिल्ली को केंद्र बनाया और दिल्ली ने अगले 300 साल तक सल्तनत की राजधानी रहकर शासन देखा था। यानी बाद के अंदर लंबे समय तक जो दिल्ली है वो राजधानी रही। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और कई नीतियां भी उसने लागू की थी। जट का युद्ध कब हुआ था? जट का युद्ध है वो कब हुआ? तो 1210, 1215, 1216, 1220। अच्छा, 1210 के अंदर पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। उनके बाद में उनके बेटे माने जाते हैं आराम शाह। वो शासन करते हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन क्या है, इल्तुतमिश उन्हें हरा देता है। जब वो हराता है तो वो युद्ध करता है एक, जिसे जट का युद्ध बोलते हैं, और वो 1210 में ही करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि आराम शाह का जो समय काल था वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए था। 1210 में ही आराम शाह को वो इस जट के युद्ध के अंदर पराजित कर देते हैं। इल्तुतमिश और आराम शाह में युद्ध हुआ। जट इलाका का दिल्ली के पास था। युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है। इसके बाद वह वहां का सुल्तान बनता है और इस युद्ध से दास वंश है वो मजबूत भी होता है। जट का युद्ध किन के बीच हुआ? ऐबक और आराम शाह और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और बलबन, बलबन और रजिया। तो किन के बीच हुआ था जट का युद्ध? तो ये हुआ था अपने आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। आराम शाह को माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा और इल्तुतमिश थे कुतुबुद्दीन के दामाद। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देते हैं और यह उसकी सत्ता का पहला युद्ध था। उसके बाद उसे सल्तनत की मान्यता मिलती है। अमीरों ने भी उसे स्वीकारा था। अच्छा, दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने ही आराम शाह को सुल्तान घोषित किया था, बनाया था, और बाद में वो जो इल्तुतमिश है उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध के बाद में दिल्ली के अंदर शांति बनी। अच्छा, जट के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। इल्तुतमिश को इस युद्ध ने सत्ता दिलाई थी। आराम शाह को हरा दिया था उन्होंने। इल्तुतमिश ने फिर कई विद्रोह दबाए थे। उसने सल्तनत की नींव मजबूत की और जिससे दिल्ली की महत्ता है वो भी बढ़ी थी। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है उससे पहले कहाँ का गवर्नर था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? तो इल्तुतमिश। तो ये गद्दी पर बैठने से पहले गवर्नर है वो कहाँ का था? बदायूं, दिल्ली, लाहौर या फिर अजमेर। कहाँ का था ये? बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। तो ऐबक ने उसे बदायूं का इख्तियार बनाया। इख्तियार पीछे बढ़ गया है अपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का इख्तियार था। लाहौर लाहौर का था ये। और इख्तियार का अर्थ बताया था कि कर यानी टैक्स वगैरह को इकट्ठा करना, संग्रह करना और उसका और सेना का प्रबंध करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखना, ठीक है, नए सैनिकों को जोड़ना, ये काम होता था इख्तियार का, या जागीरदार भी इससे समझ सकते हो आप। तो बदायूं से इल्तुतमिश ने ताकत बढ़ाई। बाद में वो आराम शाह को हराते हैं और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। बदायूं का किला है वो आज भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बताना है कि वो कौन सा था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी बनाया था। अच्छा, प्रथम शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया और सिक्के जारी किए तो कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो कौन से थे इनमें? कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में बैठ के शासन करते हैं, लाहौर को राजधानी बनाते हैं।
तो इल्तुतमिश है जिसने सिक्के भी जारी किए थे और दिल्ली को राजधानी भी बनाया था। इल्तुतमिश ने टंका यानी चांदी का सिक्का और जित्तल यानी तांबे का सिक्का जारी किया। याद रखने हैं, टंका मतलब चांदी का सिक्का और जित्तल का मतलब क्या, तांबे का सिक्का, ये जारी किए। उसने दिल्ली को पक्की राजधानी घोषित किया। उसने प्रशासनिक विभाग बनाए और ऐबक के बाद में सल्तनत को उन्होंने मजबूती दी थी। कुशल प्रशासक था एक, कौन, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे मोहम्मद गौरी ने इक्ता प्रदान किया था। इक्ता प्रदान किसको किया था, मोहम्मद गौरी ने, ये पूछा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान, यानी किसके पास वो इक्ता आता है आगे, ये पूछा है। तो किसके पास आता है ये, इल्तुतमिश के पास में, ऐबक के माध्यम से, और ये इल्तुतमिश के पास आता है। तो इक्ता यानी क्षेत्र का राजस्व व सेना का व्यवस्था का अधिकार। इल्तुतमिश को गौरी ने भरोसेमंद माना, इसी कारण उसने साम्राज्य मजबूत किया। इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में प्रचलित रही। इसके बाद खिलजी और तुगलक ने भी अपनाई। अच्छा, ये गौरी जो था इसका भरोसेमंद कौन था, ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक आगे जारी करता है किसको, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर इल्तुतमिश है, यानी आगे जाकर ये इक्ता जो है वो इल्तुतमिश को जारी करता है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, बलबन, ऐबक, रजिया या फिर आराम सा, तो किसका था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका गुलाम था और उनका दामाद भी बनता है बाद में। तो उनका, इनका दामाद था और ऐबक की मृत्यु के बाद में सत्ता संभालते हैं। अच्छा, बाद में डायरेक्ट इनको मान लिया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए आराम सा भी शासक है वो बनते हैं। उसे गुलामों का गुलाम कहा गया। उसका शासन काल है वो 1211 से 1236 तक, यानी 25 वर्ष तक तकरीबन इनका शासन काल है वो रहा था। उसके समय दिल्ली सल्तनत है वो मजबूत हुई थी और इन्हें गुलामों का गुलाम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, त्राइन के 2 युद्ध अपने पहले पढ़े हैं। पूछा तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था, 1210 में, 1215, 1220 या 1225। तो कब हुआ था, 1215 के अंदर ये युद्ध हुआ था, जिसे त्राइन का तीसरा युद्ध बोलते हैं। ये किसके बीच हुआ, तो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में हुआ। यालदोज कौन था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में ये भी सेनापति था, कौन, यलदोज। इल्तुतमिश इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। इससे सल्तनत पर उसका अधिकार भी पक्का हुआ। त्राइन कहाँ है, करनाल, त्रावड़ी भी जिसे बोलते हैं, आज भी ऐतिहासिक स्थल है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस सुल्तान के समय चंगेज खां है वो भारत के अंदर आया था, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। तो किसके समय काल के अंदर चंगेज खां भारत के अंदर आया था, तो आया था इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश बढ़िया बना के रखता है इनके साथ, चंगेज खां के साथ। तो इल्तुतमिश के समय आया था। मंगोल आक्रमण की शुरुआत है वो इसी काल में हुई। चंगेज खां तैमूरलंग का पूर्वज था, तैमूरलंग का पूर्वज था, कौन, चंगेज खां। इल्तुतमिश ने समझदारी से इस युद्ध को टाल दिया। उसने चंगेज खां से सीधा युद्ध नहीं किया। मंगोलों का डर वो सल्तनत काल भर बना रहा, यानी जब तक सल्तनत काल रहा तब तक मंगोलों का डर वो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां कहाँ का निवासी था, रहने वाला कहाँ का था चंगेज खां, तुर्की, ईरान, मंगोलिया, अफगानिस्तान। तो कहाँ का रहने वाला था चंगेज खां, मंगोलिया का, मंगोलिया का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चंगेज खां को मंगोल सम्राट कहते हैं। उसने एशिया और यूरोप तक साम्राज्य फैलाया था। वह विश्व के महान विजेताओं के अंदर गिना जाता है। उसका असली नाम तेमुचिन था, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता। चंगेज खां का असली नाम तेमुचिन। उसने मंगोल साम्राज्य को एकजुट करने का कार्य है वो किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इल्तुतमिश ने किन विभागों की स्थापना की थी, राजस्व, शिक्षा, कृषि, वित्त, विदेश, पत्र व्यवस्था, सेना, शिक्षा, पुलिस, कानून, शिक्षा या चिकित्सा। तो इल्तुतमिश ने नए विभाग है वो बनाए थे, जिसमें थे वित्त, विदेश और पत्र व्यवस्था। ये 3 विभाग भी उन्होंने बनाए थे। तो इल्तुतमिश ने क्या है, शासन को व्यवस्थित किया, विभाग बनाए जिससे प्रशासन है वो सही तरीके से कार्य कर सके। पत्र व्यवस्था है वो इस समय काल के अंदर मजबूत हुई, इससे सल्तनत का नियंत्रण है वो दूर दूर तक हुआ। विदेशी संबंध है उनके साथ भी सुधार इस समय काल के अंदर आता है।
अच्छा, अमीर ए आखुर विभाग है, ये किसने स्थापित किया था? अमीर ए आखुर, तो किसने किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया? तो किसने किया था इनमें से? इल्तुतमिश ने। अमीर ए आखुर, घोड़ों की देखभाल के विभाग को नाम दिया गया अमीर ए आखुर। सेना में घोड़े महत्वपूर्ण थे, इल्तुतमिश ने सेना को संगठित किया, घोड़ों की खरीदी और ट्रेनिंग पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। यही व्यवस्था है वो खिलजी काल तक चलती रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान है, वो इनमें से कौन सा था? मुस्लिम पूछा है। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया? तो कौन था? इल्तुतमिश। ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। ऐबक ने खुद को सुल्तान नहीं कहा, ऐबक खुद को सुल्तान नहीं बोलता है। इल्तुतमिश ने खुद को पूर्ण सुल्तान घोषित किया था। उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त भी की थी। दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक इन्हें माना गया है और ये कुशल शासक और प्रशासक भी थे। अगला क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? अच्छा, पीछे फैक्ट के अंदर पढ़ गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया? तो किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद जो गोरी थे उनके गुलाम थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके गुलाम थे इल्तुतमिश। यानी ये गुलाम थे, इनके भी गुलाम थे ये इल्तुतमिश, तो गुलामों के गुलाम हुए थे ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऐबक गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। उसके बावजूद उसने सशक्त शासन है वो चलाया था, वह दास से सुल्तान बना था। इतिहास में वह शासी नेता के रूप में भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है वो चंगेज खां का समकालीन था, यानी उसी समय काल के अंदर जो इनमें से कौन सा दिल्ली का शासक रहा था? चंगेज खां आया भी था ना आक्रमण करने, लेकिन उसने टाल दिया था। कौन सा शासक था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया? तो कौन सा था? इल्तुतमिश। चंगेज खां का समकालीन था ये। चंगेज खान ने भारत सीमा तक आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने युद्ध से बचने के लिए चालाकी दिखाई। मंगोलों से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, इससे क्या है सल्तनत सुरक्षित रही थी। चंगेज के आक्रमण से कई अफगानी जो शरणार्थी थे वो भारत आ गए थे। अच्छा, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? असली नाम, सही नाम क्या था? बब्बर, तैमूर, तेमुचिन, यल्दोज, क्या नाम था उनका? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। सी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। जन्म हुआ मंगोलिया में और तेमुचिन है वो बाद के अंदर चंगेज खां कहलाता है। मंगोलों को उसने एकजुट किया, एशिया और यूरोप पर कहर बरपाया और विश्व इतिहास का बड़ा योद्धा है वो चंगेज खां को माना गया है। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था उनकी पुत्री का? शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन या फिर नूरजहां? तो क्या नाम था उनका? इल्तुतमिश की पुत्री का रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। रजिया सुल्तान भारत की पहली जो महिला शासक है, पहली मुस्लिम महिला शासक रही। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने उसे गद्दी दी, पुरुष वेश के अंदर उसने दरबार चलाया था, विद्रोहियों ने उसे सत्ता से हटा दिया था। उसके जीवन पर कई फिल्में भी बन चुकी है रजिया सुल्तान पर। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1211 के अंदर वो अपना जो शासन शुरू करते हैं। मृत्यु कब हुई? 1235, 1236, 1240 या 1245? तो लगभग ये 25-26 वर्षों तक शासन चलाते हैं। 1210 में वो जट का युद्ध करते हैं आराम शाह के साथ। तो कब तक थे ये शासक? 1236 इसका सही उत्तर होगा, इसने शासन चलाया था। लगभग 26 साल राज किया, कई विद्रोह दबाए, सल्तनत को सुव्यवस्थित किया और मौत के बाद में उत्तराधिकारी का संकट पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया जो बाद में सुल्तान बनती है इसलिए रजिया सुल्तान बोला जाता है। रजिया सुल्तान है वो गद्दी पर बैठती है उसके बाद में। इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? रजिया सुल्तान, बलबन, रुकनुद्दीन या फिर आराम शाह? तो कौन बैठा था इनमें से?
इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर रुकनुद्दीन बैठता है। फैक्ट देख लेते हैं। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, कमजोर शासक साबित हुआ, विलासी जीवन इसने जिया, उसे रजिया ने हटा दिया पद से। रुकनुद्दीन की हत्या कर दी गई थी, इसलिए बाद के अंदर रजिया सुल्तान है वो शासन करती है। रुकनुद्दीन के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? बलबन, रजिया सुल्तान, ऐबक या आराम शाह, तो कौन बैठा था? तो रजिया सुल्तान है वो गद्दी पर बैठती है रुकनुद्दीन के बाद में। रुकनुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। पहली महिला शासक बनी, पर्दा प्रथा तोड़ी उसने, अमीरों ने विद्रोह किया, आखिरकार उसे सत्ता है वो गंवानी पड़ी थी। रजिया आज भी एक प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। रजिया सुल्तान गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी थी? किसकी सहायता से बैठी? तुर्क सरदारों, दिल्ली के अमीरों, मंगोलों, या फिर इल्तुतमिश की सेना? तो किसकी सहायता से वो गद्दी पर बैठी थी? तो दिल्ली के अमीरों की सहायता से। दिल्ली के अमीरों की सहायता से इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अमीरों ने उसे समर्थन दिया, बाद में अमीर जो थे वही उसके विरोधी बन गए। सत्ता की राजनीति में उसे हटाया गया और उसके बाद में दिल्ली के अंदर सत्ता का जो संकट है वो बना रहा। रजिया को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? अमीर, तुर्क सरदार, मंगोल, या फिर यल्दोज? तो किसका हाथ था? तुर्क सरदारों का बड़ा हाथ था। बाद के अंदर अमीर है वो भी इसका विरोध करते हैं। तुर्क अमीरों ने उसे कमजोर शासक माना था। रजिया की लोकप्रियता अमीरों को नागवार गुजरी। उसके एबिसिनियन दास जामलुद्दीन याकूत से नजदीकी भी विवाद का कारण बनी थी। तुर्क सरदारों ने विद्रोह किया, अंततः उसकी कैथल के अंदर वो हत्या कर दी जाती है, कैथल हरियाणा के अंदर। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 38, 36 से 40, 37 से 40, 35 से 40। तो 4 साल तक वो राज करती है। तो 1236 से लेकर के 1240। 1236 में मृत्यु होती है इल्तुतमिश। कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन बनता है, लेकिन वही आराम सा वाली बात, यानी बनता है और भोग विलास में समय व्यतीत करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया सुल्तान खुद को शासक है वो घोषित कर देती है। तो ये 4 वर्षों के लिए रहा था। रजिया ने 4 साल तक शासन किया, वीर और योग्य शासिका थी। शासन के अंदर कई सुधार हुए। तुर्क सरदार है उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा, बनाने वाले भी वही थे और हटाने वाले भी बाद में वही हुए। उसे इतिहास में आज भी याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान, नूरजहां, या फिर मुमताज? तो कौन थी पहली महिला शासिका पूछे तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। पहली मुस्लिम महिला शासक थी, पर्दा प्रथा उसने नहीं अपनाई, जनता में सीधे न्याय दिया उसने, तुर्क अमीरों ने उसे सत्ता से हटा दिया, उसके नाम पर फिल्में और सीरियल भी बन चुके हैं। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।